आज का हमारा टॉपिक है द एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि आज हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब अपन बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उत्सर्जित करना चीज़ों को, ठीक है। तो एक्सक्रीशन की अपन बात करते हैं तो एक्सक्रीशन मतलब होता है कि चीज़ों को बॉडी से बाहर रन करना, फ्लश आउट करना, ठीक है। अब देखिए अपन किन चीज़ों को बॉडी से फ्लश आउट करेंगे। बॉडी में कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन जो बेस्ट प्रोडक्ट हैं सिर्फ उनको ही बॉडी से फ्लश आउट किया जाता है, ठीक है। अच्छी चीज़ों को अगर अपन फ्लश आउट कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि बेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से फ्लश आउट करना या फिर बाहर करना। और हमारी बॉडी के अंदर जो बेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो कई सारे होते हैं। मेनली जो बेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो नाइट्रोजिनस बेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, जैसे कि यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, ठीक है। लेकिन इनके अलावा भी कई सारे बेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं जो कि हमारी बॉडी से टाइम पे बाहर निकाल दिए जाते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर स्वेट बनता है, ठीक है, स्वेट को बाहर निकाल दिया जाता है। हालांकि स्वेट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब स्वेट हमारी बॉडी से सूख जाता है उसके बाद वाइटिश कलर के कुछ पार्टिकल्स हमारी बॉडी पे रह जाते हैं। वो क्या है? वो सॉल्ट हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा बन गया है, तो उसको बॉडी से फ्लश आउट किया गया। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कफ बनता है, उस कफ को साफ़ किया जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी से फ्लश आउट किया जाता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको फेफड़ों के थ्रू, नोज़ के थ्रू बाहर फ्लश आउट किया जाता है। तो ऐसे ही बेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। हम सिर्फ नाइट्रोजीनियस बेस्ड प्रोडक्ट की बात करें क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा विषैलापन पैदा करते हैं, ठीक है, टॉक्सिक ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनको बॉडी से बाहर निकालना होता है और इनकी प्रोसेस भी काफ़ी लंबी होती है। इसलिए हम एक्सक्रीशन के अंदर मेनली नाइट्रोजीनियस बेस्ड प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना ही पड़ते हैं। हम देखते हैं आगे वीडियो में, चलिए देखिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम फंक्शन टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना ही एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन होता है मेनली, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट है या फिर हमारी बॉडी की जो पीएच है उसको मेंटेन करना, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनिमल गेट रिड ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस्ड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जब हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चलती है तो कई सारे बेस्ड प्रोडक्ट बनते हैं नाइट्रोजीनस। जैसे कि अपन प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन बनी किससे है? अमीनो एसिड से बनी है, और अमीनो एसिड्स किससे बनते हैं? नाइट्रोजन से बनते हैं। तो जब उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, यानी जब उसका पाचन हो जाएगा, डाइजेशन उसका हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में क्या बचेगा? वो प्रोटीन किस में चेंज हो जाएंगे? अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड के बाद वापस से वो नाइट्रोजीनस बेस्ड प्रोडक्ट बनेंगे। तो जो नाइट्रोजीनस बेस्ड प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं वो टॉक्सिक होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारी बॉडी उनको रख नहीं सकती, इसलिए उनको फ्लश आउट करना पड़ता है। तो एक तरीके से वो हमारी बॉडी के अंदर बेस्ड प्रोडक्ट हैं तो उनको बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। इसके बेस पर जो एनिमल्स हैं उनको डिवाइड किया गया है। जैसे कि जो अमोनिया का त्याग करते हैं, अमोनिया को बाहर निकालते हैं, उन्हें अपन अमीनोटैलिक कहते हैं, ठीक है, या फिर अमोनोटैलिक। दूसरे होते हैं जो यूरिया को एज अ बेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं, उन्हें यूरियोटैलिक कहते हैं। और तीसरे होते हैं यूरिक एसिड को एज अ बेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकालते हैं, उन्हें अपन यूरिकोटैलिक कहते हैं। तो यूरिकोटैलिक के अंदर आते हैं ज़्यादातर आपके पक्षी वगैरह, सरीसर, ये यूरिकोटैलिक आते हैं। यूरिया या फिर अपन कहें यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक के अंदर आते हैं हम ह्यूमंस या फिर स्तनधारी। अमोनिया के अंदर आती है मछलियाँ। जो पिसीज वर्ग है अपना क्लासेस हैं उसके अंदर सारे जो है वो अमीनोटैलिक के अंदर आते हैं, क्योंकि ये अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिया है वो कैसे बनता है? सबसे पहले अमोनिया बनती है, अमोनिया को लीवर में यूरिया के अंदर चेंज किया जाता है, ठीक है, और यूरिया को फिर पानी में मिला के हमारी एज अ यूरिन बॉडी से बाहर फ्लश आउट किया जाता है, ठीक है। तो बनती हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया है, लेकिन उसको यूरिया के अंदर चेंज किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है कि अपन अमोनिया को डायरेक्ट बॉडी से बाहर निकाल सकें, ठीक है। फिर जब यूरिया हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है उसके बाद उसको जो एटमॉस्फेयर में वो बाहर निकलता है तो फिर से वो किसके अंदर चेंज हो जाता है? अमोनिया के अंदर फिर से चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो हमारी इंडिया है, हमारे इंडिया के अंदर क्या चलता है कि बस स्टैंड के आसपास हम देखते हैं कि काफ़ी बदबू स्मेल, अजीब सी स्मेल आती रहती है। वो स्मेल किसकी होती है? अमोनिया की होती है। क्यों? क्योंकि हम चाहे इंडिया को कितना ही स्वच्छ बनाने की कोशिश करें, नहीं बन सकता, ठीक है। आपने देखा होगा बस स्टैंड पे टॉयलेट्स बने हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग दीवार के सहारे टॉयलेट करते हैं, ठीक है। तो उनका काम क्या है? तो वो दीवार के सहारे टॉयलेट करते हैं। अब उन्होंने क्या किया? यूरिया को फ्लश आउट किया, ठीक है। जैसे ही यूरिया एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगा वो वापस किसके अंदर चेंज होने लग जाएगा? अमोनिया के अंदर चेंज होने लग जाएगा। और जो बदबू बनती है वो किसकी होती है? अमोनिया की होती है बेसिकली, ठीक है। आप कभी केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो वहाँ अमोनिया का जब बनाना सिखाते हैं केमिस्ट्री लैब में कि अमोनिया किस तरीके से बनती है, तो फिर उसको सुंघाया जाता है तो आपको वो जो बातें हैं या फिर वो स्मेल है वो याद आ जाती है कि हाँ ये हमने कहीं सूंघी हुई है। तो बिल्कुल टॉयलेट में जो स्मेल आती है सेम टू सेम हमें अमोनिया की स्मेल हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलकर बनाती हैं सिस्टम को, ठीक है। क्योंकि एक सिस्टम है उसके अंदर कई सारे ऑर्गन्स होंगे तभी वो एक सिस्टम बनेगा। तो हमारी बॉडी में 2 किडनी होती हैं सेम के बीच के आकार की, पेट के नीचे की तरफ, ठीक है।
दो किडनीज हैं और इन किडनी के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रही है, एक छोटी सी टोपी जैसी संरचना दिखाई दे रही है और ये है एड्रीनल ग्लैंड। जब मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था वहाँ पर बताया था कि किडनी के ऊपर ही एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती हैं। ठीक है, दो होती है यूरेटर। यूरेटर को हिंदी में बोला जाता है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी कि यूरिन को लेकर आएंगी कहाँ से, किडनी से। इसके बाद एक होता है यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर का मतलब क्या होता है, एक थैली जैसी संरचना जहाँ पर आकर आपका यूरिन इकट्ठा होगा। ठीक है, और जब ज़रूरत पड़ेगी यानी जब इच्छा होगी आदमी की तो यूरेथ्रा के थ्रू उसे बाहर फेंक दिया जाएगा। ठीक है, अब ब्लैडर की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि मान के चलिए यूरिन यूरेटर के थ्रू बाहर आया और डायरेक्ट ही बाहर निकल गया, लेकिन हम उस पोजीशन में नहीं है कि अपन डायरेक्ट बाहर निकाल सकें। तो नेचर ने देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो रखी है कि कोई भी ऐसा मोमेंट ना आए कि हमें प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो यूरेटर से आएगा यूरिन, उसके बाद ब्लैडर में आगे इकट्ठा होगा और जब ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि हमें यूरिन त्यागना चाहिए अब, तो उसको यूरेथ्रा के थ्रू त्याग दिया जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों से मिलकर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है, दो किडनी, दो यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा, यानी कि दो ब्रक होंगे, दो मूत्रवाहिनियाँ होंगी, एक मूत्राशय होगा और एक मूत्र मार्ग होगा। ठीक है, चलिए अब अपन किडनी की बात कर लेते हैं कि किडनी की क्या क्या फंक्शन है। एक बार फिर से इनको बेसिक देख लेते हैं अपन कि जो किडनी है वो बोथ साइड में होती है स्पाइन के, थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रेट। जो थोरेसिक वर्टिब्रेटा है और लंबर वर्टिब्रेटा है उनके बीच में स्पाइन के दोनों तरफ पाई जाती हैं क्या, किडनीज पाई जाती हैं। सेम के बीच के आकार की इनकी संरचना होती है। ठीक है, अब देखिए किडनी के अंदर जो ब्लड है वो इंटर करता है रीनल आर्टरी से और वहाँ से निकलता है किससे, रीनल वेन से। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर कि हमारे जो ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, किडनी के अंदर। ठीक है, लेकिन जो हमारे ब्लड का प्योरीफिकेशन होता है वो कहाँ होता है, लंग्स के अंदर। यहाँ पर हमारा ब्लड प्योरीफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारे ब्लड को सिर्फ छाना जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमें उसमें से बेस्ट प्रोडक्ट निकाले जा रहे हैं। तो कहीं बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो टर्म्स को आपको याद रखना है कि फिल्ट्रेशन और हम कहें शुद्धिकरण। ठीक है, प्योरीफिकेशन, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्योरीफाई ब्लड कहाँ पर होता है, लंग्स के अंदर होता है, CO2 को O2 में बदला जाता है। ठीक है, और जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है वो कहाँ पर हो रहा है, आपका किडनी के अंदर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके बाद जो ट्यूब्स हैं जिन्हें यूरेटर कहा जाता है वो वेस्ट प्रोडक्ट को लाती हैं किडनी से और कहाँ पर लाकर छोड़ देती हैं, स्टोरेज के लिए यूरिनरी ब्लैडर में। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। इसके बाद जब यूरिनेशन अपन करते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर से लेके यूरिन को यूरेथ्रा के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है। ये आपका बेसिक सा क्या है, यूरिनरी सिस्टम का वर्क मैंने आपको बता दिया। अब अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी की संरचना हमें पढ़नी होगी। ठीक है, किडनी की जो मेन संरचना है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है। सबसे पहले कॉर्टेक्स और दूसरी होती है मेंडुला। ये दो भाग हैं किडनी के। ठीक है, जो बीच की किडनी होती है, बीच में बनी हुई संरचना है, पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये होती है मेंडुला। और बाहर की जो इसकी कवरिंग है, बाहर की जो आउटर है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स या फिर कैप्सूल। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये रीनल आर्टरी है, यानी ये ब्लड को लेके जाएगी अंदर, और ये रीनल वेन है, यानी कि ये ब्लड को यहाँ से बाहर निकाल के लाएगी। ये किडनी पेल्विस है, यानी वो एरिया जहाँ से किडनी के अंदर अपन घुसते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर जो संरचना है जिसे अपन हाइमन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हाइमन। हाइमन वो ओपनिंग है जहाँ से किडनी का जो ओपनिंग है या फिर एंटर जो पार्ट है उसे अपन हाइमन कहते हैं। झिल्ली पाई जाती है यहाँ पर, या फिर इस छिद्र को हाइमन कहा जाता है। ठीक है, ये यूरेटर निकल रही है यहाँ से। तो किडनी की बहुत आसान सी संरचना है। अब अपन इसकी आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। जब अपन नेफ्रॉन की बात करते हैं तो नेफ्रॉन क्या है, किडनी का स्ट्रक्चरल या फिर हम कहें फंक्शनल यूनिट है। जैसे अपन बेसिक से बात करें तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है। ठीक है, ऐसे ही जब अपन नर्वस सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ पर उसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या थी, न्यूरॉन थी। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें किडनी पाई जाती है, और किडनी की जो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन है। हमारी जो किडनी है, एक किडनी के अंदर 1 से 2 मिलियन यानी कि 10 से 20 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी छोटी संरचना होती है किसी नेफ्रॉन की। ठीक है, तीसरी हम बात करें कि इनकी साइज़ कितनी होती है तो 30 to 55 mm इनकी साइज़ होती है किसकी, एक नेफ्रॉन की। ठीक है, जब अपन नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दो पार्ट से इनका स्ट्रक्चर मिलकर बना होता है। पहली होती हैं रीनल कार्पसेल्स और दूसरी होती हैं रीनल टिब्यूल्स। यानी कि जब अपन ट्यूब की बात करेंगे तो वहाँ पर अपन बात करेंगे रीनल टिब्यूल्स के बारे में, और जब बेसिक स्ट्रक्चर की अपन बात करेंगे तो रीनल कार्पसेल्स की अपन बात करेंगे। रीनल कार्पसेल्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले ग्लोमेरुलस और दूसरी होती है बोमन कैप्सूल। ये स्टार्टिंग पॉइंट पे पाई जाती हैं किसके, किसी भी नेफ्रॉन के। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस किसी भी न्यूरॉन का एक बंच ऑफ हम कहें कैपिलरीज है। ठीक है, यानी ग्लोमेरुलस के अंदर क्या है, कुछ नहीं है, कैपिलरीज का बंच है या फिर कैपिलरीज की एक हम कहें गुत्था हुआ संरचना है या फिर गुच्छा है कैपिलरीज का। ठीक है, बोमेन कैप्सूल के अंदर, सॉरी ग्लोमेरुलस के अंदर। ठीक है,
तो ग्लोमेरुलस क्या है, बंच ऑफ कैपिलरीज है, ठीक है, यहाँ पर कैपिलरीज की एक गुच्छा पाया जाएगा। दूसरी रीनल आर्टरीज के थ्रू आपका बॉडी के अंदर ब्लड जाएगा, सॉरी किडनी के अंदर ब्लड जाएगा और रीनल वेन्स के थ्रू वहाँ से ब्लड बाहर आ जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ बोमेन कैप्सूल की अपन बात करते हैं तो बोमेन कैप्सूल कुछ नहीं है, एक कप शेप संरचना है जिसके अंदर क्या रखा हुआ है, ग्लोमेरुलस रखा हुआ है और ग्लोमेरुलस से जब ब्लड आता है तो वो किसके अंदर आता है, सबसे पहले बोमेन कैप्सूल के अंदर आता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं रीनल टिब्यूल्स की कि रीनल टिब्यूल्स में क्या होता है। तो रीनल टिब्यूल्स के अंदर ट्यूब्स जैसी संरचना पाई जाती है, जितनी भी ट्यूब्स होंगी वो रीनल टिब्यूल्स के अंदर पढ़ेंगे अपन। जैसे कि सबसे पहले होती है पीसीटी, पीसीटी को बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। अब इसका नाम क्यों रखा गया प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, यानी कि जो ऐसी ट्यूब जो ग्लोमेरुलस या फिर बोमेन कैप्सूल के पास है उसे बोलते हैं अपन पीसीटी, ठीक है। दूसरी होती है जब पीसीटी आगे बढ़ती है, पीसीटी जब आपको आगे बढ़ेगी ये तो एक लूप जैसी संरचना बन जाएगी। इस लूप जैसी संरचना को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले या फिर हेनले का लूप। हेनले ने इसकी खोज करी थी इसलिए अपने नाम पे उसने रख दिया हेनले का लूप, ठीक है। आगे अपन बढ़ेंगे तो फिर से एक ट्यूब जैसी संरचना बनेगी, इस ट्यूब जैसी संरचना को बोलेंगे अपन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये ग्लोमेरुलस या फिर बोमेन कैप्सूल से दूर है इसलिए इसे बोला जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर डीसीटी, डिस्टल का मतलब दूर। इसके बाद ये जो आपकी डीसीटी है ये आके खुलेगी कलेक्टिंग डक्ट में और इसी कलेक्टिंग डक्ट में ऐसे कई सारे नेफ्रॉन आकर खुलेंगे, एक से ज़्यादा नेफ्रॉन आकर इस कलेक्टिंग डक्ट में खुलेंगे इसलिए इसे बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हमने किसकी स्ट्रक्चर पढ़ी, नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन के अंदर क्या है, सबसे पहले ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल है, उसके बाद टिब्यूल्स में पीसीटी है, हेनले का लूप है, डीसीटी है और कलेक्टिंग डक्ट है। इन चीज़ों से मिलकर क्या बनेगा, आपका नेफ्रॉन बनेगा, ठीक है। आगे देखिए अब क्या पढ़ेंगे अपन कि यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ठीक है, यानी ब्लड किस तरीके से हमारी बॉडी के नेफ्रॉन के अंदर एंटर करता है और किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए ये जो आर्टियोल है जो रीनल आर्टरी से आ रही है इसे कहते हैं अपन एफरेंट आर्टियोल, ठीक है, जो कि क्या कर रही है, ब्लड को लेकर आ रही है कहाँ पर, ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में, ठीक है। इसके बाद जो छनित्र है जो निकल गया वो कहाँ पर चला गया, बोमेन कैप्सूल के अंदर चला गया। उसके बाद ये ब्लड को वापस लेके जाएगी। तो अब ये जो ब्लड को वापस लेके जा रही है आर्टियोल फ्रॉम ग्लोमेरुलस, इसे बोला जाएगा क्या, इफरेंट आर्टियोल्स, ठीक है। दो चीज़ें आपको याद रखनी, एफरेंट आर्टियोल और दूसरी है इफरेंट आर्टियोल। ए सबसे पहले आता है इसलिए ए लेके आया ब्लड को, इसके बाद ई ए के बाद आता है तो ये ब्लड को लेके गया, ठीक है। अब जो छन गया वो जो फिल्ट्रेट बचा वो किसके अंदर है, बोमेन कैप्सूल के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होगा किसका, यूरिन का फॉर्मेशन। अब देखिए अपन यूरिन का फॉर्मेशन देखेंगे कि किस तरीके से यूरिन बनता है और किस तरीके से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यूरिन फॉर्मेशन के 3 प्रोसेस हैं, यानी 3 स्टेप में जो यूरिन है वो फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन। सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले आपको पिछले स्लाइड में बताया कि एक एफरेंट आर्टियोल्स हैं जो कि ब्लड को लेकर आ रही है कहाँ पर, ग्लोमेरुलस में, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया एक इफरेंट आर्टियोल है जो ब्लड को लेके जा रही है। तो यहाँ से ब्लड आया, ठीक है, इस ब्लड को फिर इफरेंट आर्टियोल के थ्रू ले जाया गया, ठीक है। अब इफरेंट के थ्रू ले जाया गया। अब यहाँ पर जो छनित्र था वो छनित्र यहाँ पर आ गया, ए हमने इसको नाम दिया। ए का मतलब क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पर ब्लड को छान दिया गया, यानी कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट थे उनको यहाँ पर ले जाया गया इस कप शेप जैसी संरचना में, जिसे अपन कहते हैं बोमेन कैप्सूल, ठीक है। जैसे कि आपकी वाटर एंड सॉल्यूट स्मॉलर देन प्रोटीन्स आर फोर्स थ्रू द कैपिलरी वॉल्स एंड पोर्स एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल इनटू द रीनल टिब्यूल। टिब्यूल्स के थ्रू फोर्स लगाया और फोर्स में से इन चीज़ों को, जैसे ब्लड हो गया, वाटर हो गया, या वाटर में घुलने वाले कोई सारी वेस्ट प्रोडक्ट हैं जितने, उन सबको यहाँ पर ए के अंदर रख दिया गया, यानी इस बोमेन कैप्सूल के अंदर रख दिया गया, ठीक है। और इफरेंट आर्टियोल के थ्रू ब्लड को यहाँ पर ले जाया गया। अब दूसरा स्टेप आएगा आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि पुनर्अवशोषण। पुनर्अवशोषण का मतलब क्यों है, क्योंकि कई सारी चीज़ें जब फोर्स से कोई चीज़ हुई है, यानी कि छाना मतलब चयन नहीं हुआ है उन चीज़ों का, फोर्स से उसको छाना गया, तो फोर्स के थ्रू कई सारी चीज़ें ऐसी भी इसके अंदर छन गई जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी छानने की, ठीक है। यानी अगर वो हमारी बॉडी से बाहर निकल गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो बी स्टेप के अंदर क्या होगा कि फिर से चीज़ों को एब्जॉर्ब किया जाएगा, इस फिल्ट्रेट के अंदर जो सारी चीज़ें हैं उनको फिर से इन इफरेंट आर्टियोल के थ्रू फिर से एब्जॉर्ब किया जाएगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। जैसे कि वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, या कई सारे हमारे आयन्स हो गए, वो भी अगर बॉडी से बाहर निकल जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब जब बी से वापस इस आर्टियोल के अंदर छनी चीज़ें, तो फिर से कई सारी चीज़ें चली गई जो कि नहीं जानी चाहिए थी हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। कई सारे बेस्ट प्रोडक्ट फिर से हम कहीं आर्टियोल के अंदर चली गई जो कि नहीं जानी चाहिए थी। अब फिर से तीसरा प्रोसेस आएगा आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन, यानी कि अब फिर से इस ट्यूब्यूल के अंदर चीज़ें वापस इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाएंगी जहाँ पर यूरिन जा रहा है, ठीक है। हेनले के लूप में अंदर
हेनले के लूप के अंदर फिर से ये चीज़ें जाएंगी और फिर ये जो यहाँ से ब्लड है इस फिल्ट्रेट को लेके, यानी ये जो साफ ब्लड है जिस फिल्ट्रेशन हो गया वो वेंस के थ्रू हमारी बॉडी में भेज दिया जाएगा और ये जो यूरिन है ये यूरिन हेनले के लूप से होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट में जाके इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पर एक बार फिर से इसके अंदर समझते हैं कि ग्लोमेरुलस के अंदर यहाँ पर चीज़ें आई। ठीक है, इस ग्लोमेरुलस से चीज़ें छन गई, इसके बाद इस कप शेप संरचना में आई, तो अब ये क्या बना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन गया। इस फिल्ट्रेट के बाद ये इस पीसीटी में आएगा, पीसीटी के बाद ही यहाँ पर क्या चीज़ें चलेंगी, आपकी जो टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होगा, पीसीटी के अंदर। पीसीटी के बाद ये हेनले के लूप में आकर फिर से जो यहाँ पर जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस होगी कौन सी, टिब्यूलर सिक्रेशन। और टिब्यूलर सिक्रेशन होने के बाद ये डीसीटी के थ्रू यहाँ पर आकर आपकी कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाएगा। इस कलेक्टिंग डक्ट में एक से ज़्यादा नेफ्रॉन की चीज़ें आकर जुड़ जाएंगी और जब एक से ज़्यादा नेफ्रॉन की चीज़ें आकर यहाँ पर आकर जुड़ जाएंगी कलेक्टिंग डक्ट में, तो कलेक्टिंग डक्ट वापस जाकर कहाँ खुलेगी, आपकी यूरेटर में जाके, और यूरेटर फिर उन चीज़ों को कहाँ लेके जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर से जाके चीज़ें आपके यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दी जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई अदर टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।